प्रिय बच्चों, क्लास 8 में आज से आपका औपचारिक रूप से क्लास चालू हो रहा है। सो फर्स्ट चैप्टर मैथ में चैप्टर अगर हम फर्स्ट का नाम भी डाल दें वो है रेशनल नंबर। तो आज से हम लोग औपचारिक अपना पढ़ाई शुरू करेंगे मैथ का। सो चैप्टर फर्स्ट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम इसके पहले बहुत सारी चीज़ों को और भी पढ़ेंगे। सो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हेडिंग डालते हैं नेचुरल नंबर की। क्लास 6 और 7 में आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, द काउंटिंग नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो काउंटिंग शुरू होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। देखिए, रेशनल नंबर्स हमारे चैप्टर का नाम है और हम लोग शुरुआत जो कर रहे हैं वो सारे नंबर्स के बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमें किस किस नंबर्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स के बारे में बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि द काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 डॉट से, वो कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है दूसरा होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं, ये सेकंड आपकी हेडिंग है, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि नंबर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। नंबर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो ये होल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या आ जाएगा? 1। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो वो क्या है? 0। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो आपने 6 और 7 में बड़े आराम से पढ़ा होगा कि हमारी काउंटिंग 1 से शुरू होती है, लेकिन लास्ट नंबर कोई नहीं बता सकता कि अननोन होता है वो, क्योंकि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर या सबसे बड़ा होल नंबर्स क्या है, ये अननोन मतलब हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। तीसरी चीज आती है इंटीजर्स, ये इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इंटीजर्स में क्या होता है? इंटीजर्स में ग्रेटर देन जीरो जो नंबर होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जो जीरो से बड़े होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में ग्रेटर देन जीरो में जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट, ये आपके कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जो कि जीरो से बड़े होते हैं। फिर आता है लेस देन जीरो। जो लेस देन जीरो होते हैं वो कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। रेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले आपको सभी कुछ जानना जरूरी है। तो जो लेस देन जीरो होते हैं वो कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में जैसे -3 -2 -1 डॉट डॉट आदि, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके बाद जो जीरो होता है, जीरो जो होता है वो नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव, यानी जो जीरो होता है वो भी इंटीजर होता है। ये पूरा इंटीजर्स के बारे में आपकी जानकारी दी जा रही है
कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो ग्रेटर देन जीरो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो जीरो से बड़े होते हैं लेस देन जीरो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, जो माइनस में होते हैं। जो जीरो होता है वो भी इंटीजर होता है लेकिन नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव, यानी कि जो जीरो होता है वो इंटीजर तो होता है लेकिन वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो सम स्थिति में होता है, ओनली इंटीजर्स होता है। जीरो भी इंटीजर है, जीरो से बड़े जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो जीरो से छोटे हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जीरो भी आपका इंटीजर्स में आएगा, आप जीरो को भी इंटीजर्स बोलेंगे लेकिन नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव, यानी ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अब इसमें बहुत सारे इसके जो रूल्स हैं वो आपने प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले पढ़ी होंगी, क्लोजर है, एडिशन है, तो इसकी अभी बहुत आवश्यकता नहीं है, आपका जो चैप्टर के हिसाब से चलेंगे। तो अगली हेडिंग आपकी जो इस चैप्टर के हिसाब से आती है हेडिंग, वो आती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? चलिए, रेशनल नंबर्स जो आपके लिए क्लास 8 में नई चीज़ है, इसके बारे में हमें जानना है कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, बहुत सिंपल डेफिनेशन तो बहुत सारी हैं लेकिन हम उस प्रकार की डेफिनेशन लिखने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए। द नंबर्स written in the form of P upon Q। देखिए, द नंबर्स रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P upon Q बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपको रेशनल नंबर्स की मैंने लिखी कि द नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ऐसे नंबर जो फॉर्म P अपॉन Q के रूप में लिखे जाते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिखे जाते हैं लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए, वो सब रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 0 अपॉन जो 3 है वो आपका रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, यस। लेकिन 5 अपॉन 0, 8 अपॉन 0 ये रेशनल नंबर नहीं है, नॉट रेशनल नंबर। मैंने आपसे कहा कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मतलब है नीचे वाली संख्या, यानी ऊपर जो P है उसको हम न्यूमरेटर बोल सकते हैं, Q को हम डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। आपने भी क्लास 6 7th में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पढ़ा होगा। जो ऊपर का नंबर होता है किसी संख्या का वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। P अपॉन Q का मतलब भी यही है। यहाँ पर P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखे जाएंगे, 0 अपॉन 3 के रूप में भी लिखे जाएंगे। तो ये तो फॉर्म लिखी है कि द नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। नीचे का नंबर जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यदि वो जीरो है तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे ये 8 अपॉन 0 रेशनल नंबर नहीं है और 5 अपॉन 0 भी रेशनल नंबर नहीं है। ऊपर जीरो हो सकता है, यानी न्यूमरेटर जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये एक डेफिनेशन है आपकी रेशनल नंबर की। चलिए आगे टॉपिक पढ़ते हैं। रेशनल नंबर के बाद आगे देखते हैं। आगे आता है, देखिए पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर, ये तो आप जानते हैं। जिसमें माइनस का साइन होगा वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा और जिसमें प्लस का साइन होगा वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। अगली हेडिंग पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। अभी पहला दिन है आपका, आप इसको आराम से पढ़िए। पहले हम आज आपको डेफिनेशंस या छोटे छोटे टॉपिक, पहले मैंने आपको देखिए नेचुरल नंबर्स पढ़ाया, फिर होल नंबर्स पढ़ाया, फिर इंटीजर्स के बारे में पढ़ाया, फिर मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको दी कि द नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q बट Q डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर।
स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे निकालेंगे ये इसका सीखना है। जैसे कि -12/21 है, ये एक एग्जांपल है और हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमें दोनों का क्या निकालना होगा, हमें SCF निकालना होगा, SCF ऑफ 12 एंड 21। तो हम SCF निकाल लेंगे 12 और 21 का। हमें -12/21 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है रेशनल नंबर -12/21 को। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए सीख लीजिए कि दोनों का SCF लेंगे। ये देखिए आपका SCF कितना आया, तो SCF आ गया 3। जो SCF आएगा उससे हम इस रेशनल नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप डिवाइड कर दीजिए किससे, SCF से, और SCF कितना आया है 3। दोनों को डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये आया -4/7। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। निश्चित रूप से स्टैंडर्ड फॉर्म आप निकालना सीख गए होंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज़ और होती है कि जो डिनोमिनेटर है, ये भी सीख लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाद में आप मत कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आया। डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आपको बहुत तरीके से ध्यान रखना होगा। किसी भी रेशनल नंबर का यदि स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब चूंकि इसमें तो न्यूमरेटर नेगेटिव था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ कि राइट, बड़े आराम से सीखिए, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। हम सीख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि हमें उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, लेकिन एक शर्त जो होती है महत्वपूर्ण, वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। ये एक महत्वपूर्ण शर्त है कि डिनोमिनेटर उसका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन लिखता हूँ जैसे राइट 5/-20 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप 5 और 20 का क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे। तो SCF आपका आ गया 5। ठीक है, पहला काम आपको क्या करना है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का SCF निकाल लेना है। फिर जो आपका SCF आएगा उससे हमें रेशनल नंबर को डिवाइड कर देना है। हमने डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया 1/-4। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन हमारी चूँकि कंडीशन होती है, एक शर्त होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मतलब आप समझ गए होंगे कि नीचे वाली जो संख्या है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। और ये नेगेटिव है, तब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे वो देख लीजिए। अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है, तब तो वही आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमने ऊपर आपको सॉल्व करके दिखाया। न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है लेकिन नीचे की संख्या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो देखिए ऊपर की संख्या नेगेटिव थी तो हमारा आंसर वही हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव आ रहा है और स्टैंडर्ड फॉर्म नेगेटिव नहीं होता, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम ऐसी स्थिति अगर आती है किसी सवाल में तो क्या करेंगे, -1 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब इसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 4 बन जा 4। तो हमारा जो माइनस नीचे था वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑपरेशनल नंबर में कि आपका डिनोमिनेटर यदि नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, दोनों में -1 और -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो आपका माइनस नीचे था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर तो माइनस हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर माइनस में नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान करना होगा। दूसरा,
एक और होता है लोएस्ट फॉर्म, इसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। अभी आपने कौन सी फॉर्म पढ़ी? स्टैंडर्ड फॉर्म। एक फॉर्म लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं ऑफ ए रेशनल नंबर। अब ये लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? ये भी बिल्कुल वही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह, सेम टू सेम वही होती है, लेकिन उसमें ये वाली कंडीशन लागू नहीं होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल हमें ये देखना होता है कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बाकी लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म वही है। जैसे देखिए 12 अपॉन मान लीजिए 20 है और हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म, दोनों एक ही शब्द है, लिखना है। राइट, मैं लिख दे रहा हूँ, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें भी वही करना होता है, आपको दोनों का एचसीएफ निकालना होगा। तो 12 और 20 का एचसीएफ निकालिए। ये देखिए आपका एचसीएफ कितना आ गया? 4 आ गया। तरीका वही है, तो जो एचसीएफ आया उससे डिवाइड कर दीजिए 12 अपॉन 20 को, दोनों को डिवाइड करिए किससे? एचसीएफ से। एचसीएफ कितना आया है? 4। तो 4 से 12 को भी डिवाइड करिए और 4 से 20 को भी डिवाइड करिए। तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। ये आपका आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी को हम लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल क्या विशेषता होती है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर हमें कहें कि क्या 12 अपॉन 20 का ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यस, स्टैंडर्ड फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म सब कुछ एक ही है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल हमें ये ध्यान रखना होगा, तीनों का काम एक ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, तीनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ से हम दोनों को डिवाइड करके आंसर को लिखेंगे। तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म भी है, वो लोएस्ट फॉर्म भी है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल हमें ये याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो माइनस में या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आप तीनों चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ गए कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब भी वही, लोएस्ट फॉर्म का भी मतलब वही, और स्टैंडर्ड फॉर्म का भी अंतर वही है। स्टैंडर्ड फॉर्म में केवल ये है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि नेगेटिव है तो हम दोनों में -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सबसे पहले क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। फिर एचसीएफ से दोनों को डिवाइड करके हमें आंसर को लिखना है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हम लेते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। जब आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे तो एक्सरसाइज लगाने में आसानी होगी। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट में क्या होता है? जैसे क्वेश्चन है कि राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 3/5। हमें 3/5 के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 3/5 किसके लिखने हैं? हमको 3/5 के लिखने हैं। तो सबसे पहला कैसे लिखेंगे? आपको 3/5 के लिखने हैं, तो आप 3/5 में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। तो एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपका फाइंड हो गया। सॉरी, तो एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपका फाइंड हो गया। सेकेंड आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 जा हो गया 9 और 5 जा हो गया 15। ये आपका सेकंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया किसका? 3/5 का। तो आप समझ गए होंगे कि यदि हमें किसी भी रेशनल नंबर के
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, ऐसे ही किसी से भी करते जाइए, क्योंकि आप दोनों में कर रहे हैं, न्यूमरेटर में भी वही काम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी वही काम कर रहे हैं, तो जो भी नंबर आएगा वो 3/5 के इक्विवेलेंट ही आएगा। देखिए आप 4 से कर दीजिए, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, ये आपका तीसरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया किसका, 3/5 का। अब आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे देखिए 6/10 है और मैंने कहा कि ये जो 3/5 है इसकी इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर हम उसको कंपेयरिंग करेंगे तो वो इक्वल आएंगे, इक्वल मतलब बराबर आएंगे। आप कहेंगे सर कि ये 3/5 है, ये 6/10 है, ये 3/5 है, ये 9/15 है, ये 3/5 है, ये 12/20 है, इक्विवेलेंट कैसे हो गए, बराबर क्यों हैं? बराबर बेटा इसलिए है कि अगर आप इसको डिवाइड करें 3 से तो 3 2 जा 6, सॉरी इसको 2 से डिवाइड करें, आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, इनको लोएस्ट फॉर्म निकालिए तीनों का, तो 3/5 ही आएगा। ये देखिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो आया 3/5। इसको देखिए 9 और 15 का एचसीएफ निकालिएगा तो 3 आएगा, और 3 से ज़रा दोनों को डिवाइड करिए तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, देखिए 3/5 ही आ रहा है ना इसका लोएस्ट फॉर्म। जो भी आपके रेशनल नंबर हैं अगर हम इसका लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे, जैसे देखिए इसमें 4 3 जा 12, 4 से डिवाइड करिए 12 को तो 3 आया, और 4 से डिवाइड करिए 20 को तो 5 आया। तो ये सारे जो रेशनल नंबर हैं अगर हम इनको लोएस्ट फॉर्म निकालते हैं वो तो 3/5 के इक्वल ही आ रहे हैं, इसलिए हम इसे 3/5 के इक्विवेलेंट कहते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करिए, जितने भी करने हो, अगर आपको 3 करने हैं तो 3 कर दीजिए, 5 करने हैं तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाइए, आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करते जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना भी सीख गए होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या टॉपिक है। फिलहाल जो जरूरत है वही आपको सिखाएंगे। अब आता है एडिशन, रेशनल नंबर का एडिशन। एडिशन आपको आता होगा, एडिशन में यानी प्लस करना है, जोड़ना है रेशनल नंबर को। तो दो तरीके होते हैं, दो तरीके एक होते हैं कि जब उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है, डिनोमिनेटर इज सेम। देखिए किसी भी रेशनल नंबर को हम तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उसका डिनोमिनेटर सेम हो। यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम किसी भी रेशनल नंबर को सम नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया 3/8 और प्लस 1/8। यहाँ पर देखिए 8 इसमें भी है डिनोमिनेटर और 8 इसमें भी है, दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। जब ऐसी स्थिति होती है तभी हम किसी भी रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 3 + 1 4 और डिनोमिनेटर आपका 8 था तो 8 ही रहेगा। आंसर हमेशा लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो 4 और 8 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हमारा आंसर हो। आप कहेंगे सर क्या आंसर ये नहीं हो सकता? आंसर हमेशा बेटा किसी भी रेशनल नंबर का चाहे ऐड करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे डिवीजन करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर जब हमेशा लिखा जाएगा तो वो लोएस्ट फॉर्म में ही लिखा जाएगा। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। -5/4 प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ पर भी 4 है डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, तो केवल न्यूमरेटर को सॉल्व किया जाएगा। तो -5 और +1 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, तो -5 और +1। आप जानते हैं इंटीजर्स के बारे में क्लास 6 में आपने और 7th में बहुत आराम से अच्छी तरह से बेटा पढ़ा होगा कि यदि साइन आपके अपोजिट हैं, देखिए एक साइन माइनस का है, एक साइन प्लस का है, यदि अपोजिट साइन होते हैं इंटीजर्स में तो कभी भी नंबर ऐड नहीं होता। मैंने आपसे फिर कहा कि जैसे डिनोमिनेटर सेम होता है तब नंबर ऐड होते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब भी रेशनल नंबर जुड़ेगा नहीं, ना ही घटेगा, ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। इसी प्रकार जो इंटीजर्स होते हैं
उसमें भी साइन सेम होंगे तभी वो इंटीजर्स ऐड होंगे, या तो दोनों माइनस में होना चाहिए या दोनों प्लस में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक माइनस का इंटीजर है और एक प्लस का इंटीजर है। जब अपोजिट साइन होते हैं तो इंटीजर ऐड नहीं होते, तो क्या होता है, इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं अपोजिट साइन होने पर। तो बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, तो 5 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा 4। और जो साइन आता है वो हमेशा बड़े वाले नंबर का होता है, तो बड़े वाला नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट किया था और ग्रेटर नंबर का जो साइन था माइनस का था, तो आंसर भी हमारा माइनस का बचेगा। और नीचे भी क्या था 4। अब 4 से 4 डिवीजन कर दीजिए, आंसर क्या आ गया -1। तो आप समझ गए होंगे कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि इंटीजर्स में यदि अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन अब 5 और 1 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक का साइन माइनस है और एक का साइन प्लस है, और अपोजिट साइन कभी ऐड नहीं होते, अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर सब्ट्रैक्ट होता है और बड़े वाले नंबर का ही साइन होता है। नंबर कब ऐड होते हैं, या तो दोनों प्लस के होते तो प्लस के साइन होता, यदि दोनों माइनस के नंबर ऐड हो जाते तो माइनस का साइन आता, तब भी साइन ऐड हो जाता। तो ये आप आज समझ गए होंगे। ये हमने आज एडिशन के लिए 2 चीज़ें बताई। एक और होता है कि यदि हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब हम क्या करेंगे, उसके बारे में आपको अगले टर्न पर पढ़ाया जाएगा। आज पहला दिन था, इसके लिए आज इतना ही पर्याप्त है। अगला टॉपिक हम एडिशन कर लेंगे कि डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है तो भी आप क्या करेंगे, तो आपको एलसीएम लेके इसको आगे सॉल्व करना होगा। तो उसके बारे में अगले टर्न पर पढ़ाएंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है कि 26 मिनट का वीडियो मेरा बन चुका है, जो कि आज के लिए पर्याप्त है। ओके बेटा, अगले टर्न पर अगली चीज़ पढ़ाई जाएगी। आज पहला दिन था तो शुरुआत के लिए इतना ही पर्याप्त है। ओके, सभी लोग इसको वीडियो को केयरफुली करके देखें, और यूट्यूब पर जब ये वीडियो देखें तो पूरा फुल स्क्रीन पर देखें, और फुल स्क्रीन पर देखने के बाद, समझने के बाद इसको अपनी फेयर कॉपी एक मैथ का रजिस्टर बना लें, और उस मैथ के रजिस्टर में इस वर्क को अपना कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी पर काम नहीं करना। सभी बच्चे निश्चित, जो आपका टाइम टेबल फिक्स है मैथ का, जो भी 8:20 से 10:20 पे क्लास चल रही है, और आपकी क्लास का जो भी मैथ का टाइम है उसी टाइम पर ही सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे। ये मुझसे आप वादा करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे बेटा। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि मैं शाम को वीडियो देख लूँगा, मैं रात में देख लूँगा, नहीं, ये बहुत गलत बात है। आप उसी टाइम वीडियो देखिए और उसी टाइम अपना काम करने के लिए बैठेंगे। ओके बेटा।